मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपये पैसे उसे उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि यह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उसी से कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीख निकल गई कि वह मेरे आज फिर गांव में मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब बताने सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी मालो दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ ही होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वो चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नज़र तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी उसकी तू न बन जाए, क्योंकि सुना है वो हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी बात यह सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी फिर भी शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती और तलाक ले लेती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम हैं जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जों के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भी भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा, घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले आए जहां वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। वो रोते हुए कह रही थी, काश हम पैदा ही ना हुए होते या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूं भूखा ना रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर
मेरी बहनें भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा। मैं माँ से कहा, मैं माँ ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वो इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ़-सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहीं हमारे गाँव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आ गई, तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर के वजह से धक-धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्ज़ाम ही न लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में हिमांशी चली आई, कहने लगी, तुझे गाँव की मुखिया ने देख लिया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे उस तेज बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार से तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने का कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया, जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखे। ज़्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी कि किस बात की टेंशन है, तुम्हें क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात पर मेरा दिल किया मैं अपना सर पीट लूँ। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटकाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्हें भी शायद साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था तो गरीब के घर का चाय पानी कैसे पीता। मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर है लेकिन बगैरत नहीं, जो रुपये पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दे। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया से जवाब दे दिया था क्योंकि मैंने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि अगर एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही कर लेंगे। मुझे पिताजी की बात पर तो बहुत गुस्सा आया कि क्या पिताजी को नहीं पता कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मर कर भी पूरी ना कर सकूं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी ने मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालत तुम्हारे सामने है। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वहीं उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती है। अगर तुम मुखिया से शादी के लिए हाँ कर दो तो अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा और फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कस में डाल कर गए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर पीयूष को बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने पीयूष को पिताजी और गांव के मुखिया की कही बातें बताए तो उसके चेहरे के रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज़ को समझना था, शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर
या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानते बूझते भी उससे नज़रें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक दिन की ही तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था, यह मैं ही नहीं जानती हूँ। पर मुझे इस जगह कमज़ोर नहीं पड़ना था, सो मैं नहीं पड़ी और पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी, वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाज़ा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते। वो वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्के पर रही तो माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूँ एक हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारी हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी में जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वो मुझे तलाक न देता। मैं कपड़े बदल कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश से मैंने आज तक कितनी शादियां की है। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख के रो दूं कि मेरे घर वाले ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया से किस मुंह से बहस करती जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में मैं फंसी हुई फांस कैसे निकालूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने उसे गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर मैं क्योंकि अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया मगर मैं अपने गुस्से को पी गई
और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने जल्दी अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज तो मैं बता ही दूंगा, मगर याद रखना, मुझसे अगर तुमने बेवफाई किया, अपनी जान लेने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी, मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फुट फुट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की, और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी का एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करने लगता, उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो मेरी जैसी परवाह ही नहीं थी। उससे पूछने पर भी यह मुझे सच न बताता तो बेहतर यही था कि मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए, कोई भी सुराग मेरे हाथ न लगा। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आए। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बात करने लगा। दूसरी तरफ तो ना जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो इसकी। रोज रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मामला और भी संगीन हो गया था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आज़ाद करना ही होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने पहले से ही साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी उसका पीछा करने के लिए। मुझे मेरे दिल ने भी माना किया, पर मैं दिल को मजबूर करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी। और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं पे से वापस लौट आई। तब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया, वह फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने आई तो वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो, इस आँख मिचौली के खेल से जान छूटने वाली है। कि उससे पहले मेरा पति मुझे देखता, मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतज़ार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो मैंने अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि उन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूँ और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूँ। अपने इस सोच पर मैंने खुद ही खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वहीं लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सब को यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ।
और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकल कर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, यह उतना मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूँगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे दिया। मेरा मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरे पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह वह जगह थी जहां खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यही वो जगह थी जहां मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर न निकली होती, मगर वह काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम पता ही ना चला कि कब सफ़र खत्म हुआ और कब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देख मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाईं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और ये मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ ना आई और ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं? बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके लगा। इसे ऐसे करते देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एहतियात थी ताकि कोई भी यह राज जान न सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम से ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ना था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेकर जंगल में आए हुए मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असली वाली शादी कर नहीं सकूँगा। पर वह बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी खत्म हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की तो इलेक्शन जीत गया, फिर तीसरी, फिर इस तरह करके मैं 12 शादियाँ की। धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूँगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊँगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वो वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे दे के तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की ज़िंदगी चाहता था।
मैंने दर दर का खाक छानी बाबा जी को तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा, शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आनन फानन वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा, अब मैं थकने लगा हूँ। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा? मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादियां करनी पड़ेगी और ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह यह होगा कि इससे बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वह लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूँ मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था, तो वहां जाकर उसने कहा था, तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों यह बात भी पूछना का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगे क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा, अगर आज यह राज ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ भी या नहीं। पर यह बात मैं शक के बिना इस पर थोप नहीं सकती थी जब तक इसके मुंह से सुन न लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन ही शक हो। बेशक मैं अपने कजिन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या पीयूष ने कभी भी अपने हदें पार करने की कोशिश नहीं करी थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ ना होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती? यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ न समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वो राज क्या था? तो देखो अपनी बाईं कलाई पर जो निशान बना हुआ है, वही है राज जिसे मैं देखकर चौंक सा गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता लगा सको यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था। क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई और कमर पर निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले। और मुझे पता था कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था। जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वो सब की सब कुंवारी नहीं होती थी, बस उनकी कलाई को मैं देखता और तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैंने इसकी आंखों में देखा और वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछी ही नहीं। मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। जब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम ये सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस चली आई। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसा ना दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वो तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वो तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का एक लौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ़ कर दिया।
यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मुझे मेरी किस्मत में पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया में सब मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने का अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में कुछ बुराई न थी। मैं अपने नसीब पर राज़ी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी दूसरी बहन की भी अच्छी जगह शादियाँ हो गई और मैं भी अपने बच्चे और पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। रही बात पीयूष की, तो उसे तो मैं भुला चुकी थी। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलना था, पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी दोस्तों, और कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।